हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर एजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट 2 क्लासों में हमने ये सीखा था कि अगर आपको एसिड और बेस का मिक्सचर दिया हो तो उस पर्टिकुलर मिक्सचर के लिए हम नॉर्मेलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के हमारे नए टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट पहले हेडिंग डाल देते हैं। तो हेडिंग है हमारी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपने ये वर्ड पहले सुना होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसे हम दिखाते किससे हैं। तो देखो, देखने में आपको ये एक्स लग रहा होगा, पर असल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं या इसको बोलते हैं काई। ठीक है, काई मतलब मोल फ्रैक्शन। अब सिंपल सी मोल फ्रैक्शन समझने से पहले आप एक सिंपल फ्रैक्शन समझो। आप सबने फ्रैक्शन एक वर्ड सुना होगा। फ्रैक्शन मतलब होता है हिस्सा, कि टोटल हिस्से में मेरा कितना हिस्सा है वही क्या होता है, फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब टोटल मोल में से मेरे कितने मोल हैं वही क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो अगर सीधे फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, दिखाने का तरीका क्या है, काई। तो जिस भी कंपोनेंट के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके मोल्स हम ऊपर रखेंगे, इट्स मोल्स जो कि ऊपर रहेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, जितने भी वहाँ पे टोटल मोल्स हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा बनता है, जी जिसके भी आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर रख दो और टोटल मोल नीचे रख दो। ठीक है, सबसे आसान फार्मूला। और ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। अब अगर इसी को मैं फार्मूला बनाना चाहूँ, चाहे आप ऊपर वाला याद रख लो या नीचे वाला। तो देखो, मोल्स निकालना तो सबको पता है, मोल्स को किससे दिखाते हैं, एन से। तो ऑब्वियसली टोटल मोल्स को किससे दिखाएंगे, एन टी से। ठीक है, तो एन है उस कंपोनेंट के मोल्स और एन टी क्या है, टोटल मोल्स। तो ये पहला आपका बनता है, चाहे आप ये फॉर्मूला याद रख लो या ये वाला। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऊपर वाला रखना, नीचे वाला खाली समझने के लिए यूज करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ये रही पहली बात। दूसरी बात इसमें आपको क्या पता होनी चाहिए, तो देखो दूसरी बात क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। फॉर्मूला है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा बात समझाता हूँ। तो देखिए, मान लो कि आपके पास एक रोटी है। ठीक है, यह है रोटी। अब क्या हुआ, एक बंदा आया, उसने सिर्फ ये हिस्सा खा दिया। ठीक है, तो वो हिस्सा लेके चला गया। दूसरा आया, ये पहले बंदे ने इतने हिस्सा खा लिया रोटी का, दूसरे वाले ने ये, मान लो तीसरा आया उसने खा दिया, और चौथा आया ये, और पांचवें बंदे ने ये रोटी का हिस्सा खा दिया। तो सब ने टोटल अपने अपने फ्रैक्शन खा लिए। पर अगर मैं इन सारे फ्रैक्शन का सम करूँगा, अब यहाँ पे 5 कंपोनेंट हैं, यानी 5 फ्रैक्शन और के। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँगा तो बताओ कितनी रोटी बनी। तो ऑब्वियसली हर बार क्या होगा, एक ही रोटी बनेगी। अब आप इसके चाहे 5 हिस्से कर लो, 1000 हिस्से कर लो, जब आप सारे हिस्सों को जोड़ोगे तो सम हमेशा क्या आएगा, 1। ऐसी किसी सॉल्यूशन में या कहीं पे भी कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, पर उनका जब मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया, जो मैंने रोटी का एग्जांपल लिया आपको, तो देखो इससे हमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो काई की वैल्यू होती है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम सारे कंपोनेंट का सम करते हैं मोल फ्रैक्शन का, वही किसके बराबर आता है, 1 के। तो इससे हमें क्या होता है, काई की एक रेंज पता चल जाती है कि वो हमेशा ही 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा होगा, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसी ये 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर। तो अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी तुमसे कोई बोले कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 2 है तो सबसे पहले तो उसके डंडे बजा दो। ठीक है, अगर तुम्हारा खुद का भी आंसर कभी कहीं आप कैलकुलेट कर रहे हो और 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 आ रहा है तो एक बार के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, तो ये आपको दूसरी बात पता होनी चाहिए कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज 1। क्लियर है, अब चलते हैं। अब देखो, ये मैंने जनरल आपको बताया था। तीसरी चीज़ एक और बताता हूँ। देखो, जब हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा था तो देखो ऊपर भी मोल्स आए थे और नीचे भी मोल्स आए थे। तो इसका मतलब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो जब ऊपर और नीचे की यूनिट सेम है तो जो इसकी यूनिट होगी कोई नहीं होगी। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो जो मोल फ्रैक्शन है हमारी कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस। क्लियर है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो एक जनरल मोल फ्रैक्शन बताया है।
ठीक है, यही आप सेम चीज़ मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में ही पढ़ोगे। पर बात आती है कि हम तो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन में केस में क्या होता है, देखो सॉल्यूशन में भी जनरली हम क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बात आती है कि सॉल्यूशन के केस में क्या इसमें कुछ चेंज होता है या नहीं होता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अब हम केस लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि हमने वही पढ़ना है। तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, तो देखो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा। अब तुम्हें पता है अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट तो है नहीं, खाली कितने कंपोनेंट हैं, दो। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो मान लो कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मैंने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को निकालना है, यानी क्या निकालना है, काई ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने अभी बताया था कि फॉर्मूला याद मत रखना, बस आपको याद रखना है कि जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो उसके मोल्स ऊपर रख दो, यानी क्या ऊपर आएगा, एन ऑफ सॉल्यूट, और टोटल मोल्स नीचे। अब टोटल मोल्स यहाँ पे तो दो ही कंपोनेंट है, इसका मतलब वहाँ पे किस किस के मोल्स होंगे, एक तो सॉल्यूट के मोल्स होंगे और साथ में सॉल्वेंट के मोल्स होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे काई सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला बनाना है तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना। ठीक है, ऐसे अगर कोई बोले कि काई सॉल्वेंट के लिए निकालो फॉर्मूला, तो बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर, यानी ऊपर मैं क्या लिखूँगा, एन सॉल्वेंट, और टोटल मोल्स नीचे, जो क्या है, जो सेम हमने ऊपर लिखा था वही हम यहाँ पे लिख देंगे। कौन कौन से, एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखना एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म आपको दिख रही होगी कि डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आते हैं, टोटल मोल्स। सिर्फ क्या चेंज होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर। अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो एन ऑफ सॉल्यूट लिखोगे, और सॉल्वेंट के निकाल रहे हो तो एन ऑफ सॉल्वेंट लिखोगे। इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं, आपको लिखना आना चाहिए बस। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला देख लिया कि कैसे निकालते हैं। अब इसमें बहुत सारे केस बनते हैं। ठीक है, एक एक करके हम उस केस को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला केस। ठीक है, तो जो हमारा केस वन है, ढंग से समझना। ठीक है, अब केस वन हमें पहले क्या कर रहे हैं कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, यानी काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट निकालते हैं, तो क्या आता है। ठीक है, तो देखो जैसे हमने इनको निकाला तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ज़रा देखिए। तो हमने काई सॉल्यूट का फॉर्मूला अभी निकाला था, क्या आया था, एन सॉल्यूट अपॉन क्या आया था, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ये तो रख दिया मैंने किसकी जगह, काई ऑफ सॉल्यूट की जगह, प्लस साथ में क्या है, काई सॉल्वेंट, मतलब एन सॉल्वेंट ऊपर, और इसका भी डिनोमिनेटर सेम होगा, तो क्या आएगा, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। क्लियर है, तो ये रख दिया। अब जरा देखो, जब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो तुम्हें दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम, यानी एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। अब बात आती है कि ऊपर क्या आएगा, देखिए ये पोर्शन पूरा इससे कट गया, तो ऊपर आएगा एन सॉल्यूट इस केस में, और उस केस में क्या आएगा, एन सॉल्वेंट। ठीक है, अब जरा देखो, कभी भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा दिख रहा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, सीधे उसे कट कर दो, तो आंसर कितना आएगा, वन। ठीक है, अब ये चीज़ आपने, मैंने थोड़ा देर पहले अच्छे से समझाई थी, यहाँ पे मैंने दोबारा प्रूफ करा। देखिए कि जब भी हम काई सॉल्यूट और काई सॉल्वेंट को जैसे हमने ऐड करा, तो देखो हमारा उसका रिजल्ट क्या आया, वो सम किसके बराबर आया, वन का। और यही चीज़ मैंने पहले लिखा दी है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन। यहाँ पे दो ही कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जैसे ही मैंने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड किया, तो सम हमेशा क्या आया, वन। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे क्यों प्रूफ किया। तो अब खुद सोचो, अगर आपको काई सॉल्यूट निकालना है और काई सॉल्वेंट भी निकालना है, तो काई सॉल्यूट के लिए तो मैं ऑब्वियसली पहला वाला फार्मूला रख दूंगा। पर क्या मुझे काई सॉल्वेंट निकालने के लिए दूसरा फार्मूला रखने की ज़रूरत है, नहीं। मैं ये क्यों फार्मूला रखूँगा, मैं तो क्या करूँगा, काई सॉल्यूट निकालने के बाद काई सॉल्वेंट निकालने के लिए वन से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा काई सॉल्यूट को। तो ये आसान तरीका होगा काई सॉल्वेंट निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझना था, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये किस एग्जाम से पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका पहला केस। इसमें बहुत सारे केस बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।